सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत। जैसे कि हम देख रहे थे कि हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, कि हिंदी भाषा का विकास, उसका प्रयोग, प्रचार एवं प्रसार किन किन देशों में हुआ है और किन विद्वानों ने या संस्थाओं ने या के समाज एवं धर्म प्रचारकों ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। आज हम देखेंगे जापान। जापान में हिंदी का प्रवेश का जो इतिहास है वो सन 1911 से मिलता है। सन 1986-87 में जापान में टोक्यो स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज की स्थापना की गई। इसमें हिंदुस्तान की पढ़ाई होती रही। जैसे कि हर देश में इस तरह के संस्थान खोल दिए गए, वैसे यहाँ पर भी टोक्यो में, टोक्यो इसकी जापान की राजधानी है, कैपिटल है, वहां पर स्कूल खोली गई और वहां पर जो है हिंदी या हिंदुस्तानी, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी कहे या हिंदी कहे बात एक ही है, तब की यह हिंदुस्तानी है, आज इसको हम हिंदी नाम से जानते हैं। तो ये जापान के स्कूल में पढ़ाई जाती थी। इसमें देवीलाल सिंह जी, के.आर. सावरकर जी, हेनरी डिमोट और हसन साहब अध्यापन का काम करते थे। मतलब हिंदी को ये लोग, हिंदी विद्वान जो है ये पढ़ाया करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिंदुस्तानी विभाग भारतीय भाषा विभाग बन गया और सन 1945 में क्योंकि कोई नामक एक भूतपूर्व सैनिक जो इसी स्कूल में स्नातक थे, उनकी सेवा प्राप्त करके इस स्कूल में जो है हिंदी का स्वतंत्र विभाग उन्होंने खुलवा दिया और तब से जो है जापान में हिंदी पढ़ाई जाने लगी और कई लोग जो है इसमें अध्ययन कर रहे हैं। न केवल हिंदुस्तानी मूल के लोग बल्कि कई जापानी लोग भी जो है हिंदी उस समय सीखते थे। आज तो उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से ये जो अधिकारी हैं जो जापान से हिंदुस्तान आते हैं, तो वो उनको भाषा की काफी भाषा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये लोग अब क्या है, हिंदी सीखकर यहाँ हिंदुस्तान आ रहे हैं। मतलब हिंदी का प्रचार और प्रसार काफी जोरों से पूरे विश्व में है, उसमें जापान भी जो है अछूता नहीं है। जापान में भी जो है हिंदी पढ़ाई जाने लगी है। इसके बाद देश आता है फ्रांस। फ्रांस जिसका साहित्य काफी सशक्त माना जाता है, आधुनिक भाषाओं के अध्ययन की प्रगति के लिए सन 1995 में पेरिस में आधुनिक विश्व पूर्वी भाषाओं का की जो है संस्थान स्थापित हुई। फ्रेंच विद्वान गार्सा डी तासी, इस नाम को भूलना नहीं है, गार्सा डी तासी को, यह पहला व्यक्ति है जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। लिटरेरारियम एडोई हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, लिटरेरारियम एडोई हिंदुस्तान नामक इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार लिखने का कार्य यदि किसी ने किया है वो है फ्रेंच विद्वान गार्सा डी तासी। तो इन्होंने हिंदुस्तानी या हिंदी भाषा को पढ़ा और कई भाषाओं के अनुवाद किए, कई ग्रंथों के अनुवाद किए और कई रचनाएं जो है इन्होंने प्रकाशित की। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, जैसे मैंने आपको कहा था, वो सन 1953 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। जो लिटरेरारियम एडोई हिंदुस्तान की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तो गार्सा डी तासी का नाम आते ही यह किताब का नाम तो आपको आना ही चाहिए। और उनके जो शिष्य थे वह हिंदुस्तानी या खड़ी बोली और ब्रज से फ्रांसीसी में कई भारतीय रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया। जैसे मैंने पूर्व भी इसके कहा है कि इसी फ्रेंच
विद्वान के शिष्यों ने, परिवर्ती शिष्यों ने हिंदुस्तानी की जितनी भी रचनाएं हैं उनका फ्रेंच में अनुवाद किया, और फ्रेंच की जितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया। उनके बाद यदि फ्रांस में हिंदी के प्रचार प्रसार में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनका नाम आता है जुल ब्लॉक। जुल ब्लॉक नाम के एक व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने काफी मेहनत की और हिंदी भाषा को अनुसंधान के संदर्भ में या अनुसंधान के क्षेत्र में हिंदी का प्रवेश करवाया। साथ ही एक और है श्रीमती डॉक्टर वैदवील। ये वैदवील जी ने भी क्या किया कि मध्यकालीन हिंदी का पाठ्यक्रम बनाया, जिसमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि की रचनाएं उन्होंने वहां पर रखी। और इस तरह से फ्रांस देश में, या फ्रेंच जिसको हम कहते हैं, फ्रांस में हिंदी का कार्य, हिंदी भाषा के अध्ययन अध्यापन का कार्य जोरों शोर पे चलता रहा। और आज फ्रांस में हिंदी का काफी बोलबाला है। वहां पर हिंदी में समाचार पत्र भी निकलते हैं, रेडियो से हिंदी समाचार भी प्रसारित होते हैं। कुल मिलाकर यह कहूं कि अब जो है फ्रांस में भी बहुतायत में बहुत अच्छी ढंग से, ठीक ढंग से हिंदी बोली जाती है, हिंदी सुनी जाती है और हिंदी समझी जाती है। तो ये फ्रांस था। अब हम अगला देश देखेंगे, इसको सोवियत रूस कहा जाता है, सोवियत यूनियन भी कहते हैं, और इसको रशिया भी कहा जाता है। सोवियत संघ में भारतीय लेखकों की रचनाओं के अनुवाद और प्रकाशन के साथ साथ विशेषतः हिंदी साहित्य के अनुशीलन के क्षेत्र में भी व्यापक कार्य हो रहा है। न केवल अब हिंदी, जैसे हमने देखा बहुत सारे देशों में हिंदी पढ़ने पढ़ाने लगे हैं पाठशालाएं, लेकिन जो उसका अगला कार्य है अनुसंधान का, खोज का, यह कार्य भी आज हमको सोवियत रूस में दिखाई देता है। यहाँ के पाठक हिंदी भाषा को काफी चाहते हैं। कई हिंदी के पाठक जो है आपको सोवियत रूस या रशिया में मिल जाएंगे। बेरेनिकोव इन्हीं का एक नाम है, रशियन ये विद्वान है जिनका नाम है बेरेनिकोव। तो ये बेरेनिकोव ने तुलसी रामायण का अनुवाद बड़ी सावधानी से रशियन भाषा में किया। मतलब उनको हिंदी आती थी ना, तभी तो उन्होंने अनुवाद किया। अनुवाद के लिए प्रमुख क्या होता है, जिस भाषा से आप अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा की जानकारी होना, और जिस भाषा में कर रहे हैं उसकी जानकारी होना, है ना। तभी तो अनुवाद जो है ये संभव है। श्रेष्ठ अनुवाद तभी हो सकता है जब वह अनुवादक दोनों भाषाओं से अच्छी तरह से अवगत हो। तो सोवियत रूस में मैं केवल उदाहरण के लिए आपको रामायण की बात कर रहा हूं, कई भारतीय ग्रंथों के अनुवाद अत्यंत सावधानी पूर्वक यहाँ पर किए गए। इतना ही नहीं तो कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण का भी अनुवाद हुआ। केवल ग्रंथ ही नहीं बल्कि कामता प्रसाद गुरु कैसे नाम है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में या व्याकरण के क्षेत्र में जिनका व्याकरण ग्रंथ अत्याधिक प्रसिद्ध है, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी गद्य तथा पद्य के अनुवाद में बालिन, चेरेनिशव, क्रिस कोविन, एन रॉबिनविच आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने हिंदी के बढ़ावे के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए हैं। तो
इस तरह से जो है सोवियत रूस में, या जिसे कहे हम रशिया में, हिंदी का प्रचार एवं प्रसार हुआ है। इसके बाद का देश आता है अमेरिका। जैसे जैसे नाम ही आता है तो हमें पता है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा सर्वदृष्टि से संपन्न इस प्रकार का देश है। इस अमेरिका में भी हमारे लिए हिंदी भाषा में दिलचस्पी दिखने वाले कई विद्वान जो है प्राप्त होते हैं, जिनमें से जिसने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई उसमें श्री सैमुअल केलॉग का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। श्री सैमुअल केलॉग वे प्रथम अमेरिकी थे जिन्होंने दीर्घकाल से हिंदी में अध्ययन किया और सन 1875 में हिंदी भाषा का व्याकरण लिखा। केवल लिखा नहीं है बल्कि पहले दीर्घ अध्ययन किया। दीर्घ अध्ययन कर हिंदी का व्याकरण लिखा, जिसका नाम था ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इसका नाम ग्रामर ऑफ हिंदी लैंग्वेज रखा है। सन 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद से ही अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया हमको दिखाई देता है। जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद अमेरिका में भी हिंदी का प्रचलन अत्याधिक बढ़ा है। ये मेरे अपने अनुभव एवं अध्ययन के पश्चात मैं ये कह सकता हूं कि विश्व में केवल एकमात्र ऐसा यही देश होगा अमेरिका, जहां पर विश्व के सभी देशों के लोग रहते हैं। इसलिए भारतीयों की संख्या भी आज बहुत अधिक है। प्रवासी भारतीय जो अमेरिका में सहसा व्यापार के लिए चले गए, कोई नौकरी के लिए चला गया, ये अपनी भाषा को लेकर गए तो वहां पर भी हिंदी का उपयोग होता है। न केवल हिंदी का बल्कि इसके साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं, तमिली है, बंगाली है, उर्दू है, ये भी भाषाएं वहां पर चलती रही है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार ने रॉकफेलर प्रतिष्ठान, फोर्ड प्रतिष्ठान तथा कार्नेगी प्रतिष्ठान जैसी परोपकारी संस्थाएं भी यहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुमूल्य योगदान देते रही है। और सन 1947 में ही पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है, इस स्टेट में, इस राज्य में विश्वविद्यालय में हिंदी की व्यवस्था की गई। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। आज तो हर जगह, बहुत सी जगह अमेरिका में हिंदी जो है वो पढ़ाई जाती है। लगभग मैं अगर सही हूं तो 40 से ज्यादा विश्वविद्यालय में आज अमेरिका के 40 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी जो है पढ़ाई जा रही है। अब यदि कुछ उदाहरण के लिए आपको नाम अगर मैं गिना दूं तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन, हवाई यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी शिकागो यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी आदि कई यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय हैं, जहां पर हिंदी जो है पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। अब इसके साथ साथ कुछ प्रमुख पत्र जिसका यहाँ पर उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक मैं समझता हूँ, उसमें नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, आज, आर्यावर्त, इन पत्रिकाओं की, इन प्रमुख समाचार पत्रों की वहां पर बहुत अधिक जो है मांग है कि वहां के लोग इसको मंगवाते हैं। तो ये थी अमेरिका की स्थिति।
मतलब अमेरिका में हिंदी भाषा की स्थिति। अब हम देखेंगे ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड। इंग्लैंड में सन 1921 में भारतीय भाषा और साहित्य अध्ययन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज की स्थापना की गई। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं या ब्रिटेन की बात कर रहा हूं ना, लंदन जो इसका प्रमुख शहर आता है। सन 1938 में इस संस्था का नाम लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने के लिए पाश्चात्य लोगों को भारतीय इतिहास और साहित्य का ज्ञान देना मात्र था। लंदन में हिंदी शिक्षण डिपार्टमेंट ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन के एक संयुक्त विभाग के अंतर्गत होता है। तो क्या अखंड भारत पाकिस्तान या हम एशिया की बात करते हैं? क्योंकि ब्रिटानिया में या ब्रिटेन में या इंग्लैंड में बहुत अधिक पश्चिम एशिया के लोग, पश्चिम एशियन देशों से लोग वहां पर चले गए हैं। जाहिर बात है इसमें पाकिस्तान भी आता है, हमारा हिंदुस्तान भी आता है। तो उसी पाकिस्तान एंड सिलोन में एक संयुक्त विभाग के अंतर्गत वहां पर हिंदी का अध्ययन एवं प्रचार और प्रसार का कार्य जो है वहां पर होता रहा है। यहाँ न केवल इस तरह के विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, बल्कि यहाँ पर आपको बीएड क्या कहेंगे कि व्यावसायिक जो कोर्सेस है तो पाठ्यक्रम है, यह भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और साथ ही जो बीए प्रथम और द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष इस तरह की परीक्षाओं का भी यहाँ पर आयोजन होता है। और साथ साथ यहाँ पर हिंदी के कई रचनाकारों या जिनके मैं नाम गिना दूं, प्रेमचंद, अज्ञे जी, उपेंद्रनाथ अश्क जी, मोहन राकेश जी, बहुत सारे ऐसे मनु भंडारी जी, कई लोगों को जो है यहाँ के पाठ्यक्रम में, उनके साहित्य को यहाँ के पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। और आज इनकी संख्या बहुत अधिक बड़ी है। जिस तरह से अमेरिका है उसी तरह से आकार से यह ब्रिटेन छोटा है और यह यूरोप खंड का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है। कई व्यापार व्यवहार इसी देश से होते हैं। इस कारण ब्रिटेन में भी आज हम देखते हैं तो कई देशों के कई विदेशी लोग यहाँ पर रहते हैं। उसमें जैसे हमने पहले कहा कि पश्चिम एशिया से बहुत सारे देशों से लोग वहां पर रह रहे हैं। इसलिए वहां पर प्रमुखता से जो पाठशालाएं महाविद्यालय है, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की पाठशालाएं या विश्वविद्यालय और उसमें हिंदी या उर्दू पाठ्यक्रम है वहां पर पढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ पर भी हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार का कार्य जोरों पर रहा है। अब तक हमने कुछ महत्वपूर्ण देश देखे हैं जहां पर हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार हुआ है। तो न केवल यही देशों में, बल्कि मैं अगर नाम और गिना दूं तो चेकोस्लोवाकिया जो प्रधान है, ये भी यूरोप का है, यूरोपियन कंट्री, यूरोपीय खंड का यह देश है। उसके बाद आता है जर्मनी, श्रीलंका जो एशियन देश है, काफी भारतीय वहां रहते हैं, हॉलैंड जिसको नीदरलैंड भी कहा जाता है, इजराइल, पोलैंड। इसके साथ साथ कई देश हैं
जो हिंदुस्तान के आसपास के जो छोटे छोटे देश है, जैसे फिलीपाइन, वियतनाम, चीन, हांगकांग, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, गयाना, जमैका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि बहुत सारी देश है, बहुत सारे देश है जहां पर हिंदी आज जो है काफी धड़ल्ले से बोली जा रही है या विस्तृत क्षेत्र में बोली जा रही है। तो अंततः या निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में विविध राष्ट्र या देशों में आज हिंदी की या हिंदी भाषा के अध्ययन की व्यवस्था की गई है और वहां के जो निवासी हैं इन्होंने भी अपनी इच्छा प्रकट की, अपनी रुचि हिंदी में दिखाई। इसी कारण आज हिंदी का इतना विस्तार हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि इसी तरह से इसकी अगर गति रही, इसी तरह से इसका फैलाव रहा, इसी तरह से इसका यदि प्रचार रहा, तो निश्चित रूप से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आरूढ़ हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसका क्षेत्र भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर जो है वह अत्यंत व्यापक हो जाएगा। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं। यद्यपि कोई आपको समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं या बाद में भी हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले पीरियड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।